सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे पॉलिटिकल एरिना के हवाले से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मफाहमत, मज़ाहमत और मुज़ाकरात, ये तीन चीज़ें हम इस वक्त सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को संजीदा मुज़ाकरात की मशरूत दावत दे दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की दावत है नाज़रीन, दूसरी तरफ वफाकी वज़रा के बानी PTI की मुलाकातों पर 8 फरवरी तक पाबंदी के बयानात हैं। अडयाला के बाहर एहतजाज पर पार्टी के 26 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि PTI ने 8 फरवरी को पहिया जाम, शटर डाउन और एहतजाजी तहरीक का फैसला कर लिया। इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब वो मंजर आम पर आए हैं। उनकी तरफ से हुकूमत को तहलील करके नए इंतखाबात का मुतालबा सामने आया है। अब ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, ये क्या मंजरनामा आगे का खींच रही है और क्या खबरें हैं। एहतशाम साहब से खबर और तज्जीतें हैं। एहतशाम साहब, कल तक आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि बात बने PTI और इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन चलें आज अब इसको फेस सेविंग कहा जाए या क्या कहा जाए, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब या बाकी जो वफाकी वज़रा हैं वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में या मीडिया टॉक में आकर ये कह रहे हैं कि अब 8 फरवरी तक तो कोई मुलाकात नहीं होगी। और हम सब जानते हैं कि 8 फरवरी तक अगर मुलाकात नहीं कराई जाएगी तो ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी दूसरी जानिब, और फिर इस पर एहतजाज और सारे मामलात। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही ब्लैकमेलिंग ना की जाए और सही जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाए। सो अब सिचुएशन क्या बन रही है? देखिए, हम ना इफ्स एंड बट के साथ बयान तो आपने डेफिनेटली देखे जो हुकूमती साइड से आते हैं। आपने देखा राना सनाउल्लाह हों, तलाल चौधरी हों और बाकी लोग भी हैं, वो बातचीत जब होती है कि की जाए तो वो साथ ये भी कहते हैं कि हाँ आप इसको 9 मई को डिनाउंस कर दें और आप पाकिस्तान जो इस वक्त तरक्की की राह पे बकौल हुकूमत के गामजन है उसको रोकने की कोशिश ना करें, बैठ के बात करें तो बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि एक बड़े दिनों से खामोशी थी। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे पहली दफ़ा एक बहुत अरसे के बात आई है, लेकिन आप उसको इस तरह भी देख लें कि कल बैरिस्टर गौर ने कल कहा था कि आपने ये तो आपने देखे 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन के लीडरों की हुई थी, वहाँ पे उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि जी एक सियासी कमेटी बनाई जाए बातचीत के लिए, तो उसको रोक दिया गया था। बाद में उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बातचीत नहीं होती तो कम से कम कोई मफाहमत का रास्ता निकलना चाहिए। ट्रेन मिस कर दी गई है हमने। दूसरी तरफ आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर के बयान से पहले नीमा बीबी का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो मिलने के बाद आके उन्होंने कहा था बानी PTI को कि वो तो कोई बातचीत नहीं हम करना चाहते, वो अब तो मज़ामत होगी और जो बातचीत करना चाहते हैं कोट अनकोट वो तो जिसको कहते हैं गद्दार हैं। तो अपनी पार्टी के लोगों को गद्दार कह रहे हैं जो चाह रहे हैं कि जी बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। इवन उस पर हार्ड लाइनर अब सलमान राजा अकरम भी जो है ना वो बातचीत की उन्होंने ज़रूरत पर जोर दिया है। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, कैसे होगा, कैसे लेकिन आप एक जाने मुकदमा जिस तरीके मुलाकात नहीं होने दी जाती तो फिर जो प्रोटेस्ट करते हैं फिर उन्हीं को उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कल 26 रहनुमा ऐसे हैं PTI के जिन पे अडयाला के बाहर प्रोटेस्ट हम ना अब वो तो इस तरीके से मुज़ाकरात तो ये मजाक, ये तो इसको मजाक ना समझा जाए इस ऑफर को प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि ऑब्वियसली अगर संजीदा होते तो माहौल भी बनाया जाता। ऑफर को मजाक इस तरह ना समझा जाए कि कम से कम दिखाने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि जी हाई लेवल पे एक बातचीत की डायलॉग की ऑफ़र किया प्राइम मिनिस्टर ने। तो देखें ना, ये कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस से तो बात नहीं कर रहे ना। उनके बाकी वफाकी वज़रा, उनके सियासी मशीर जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमने किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना। वो तो कह चुके हैं। कल ही एक आपने देखा इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आप करके देख लें, फिर जब आपके साथ जो हशर करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो वो ऐसी कतई तौर पे बात नहीं हो रही। देखिए, हम ना सीधी सी बात ये थी कि जो बार बार कहा जा रहा था, जो इनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की जाए। और ये जो सोशल मीडिया टीम एक अच्छा काम किया है कि आपने देखा कि वो जो पॉलिटिकल कमेटी दोबारा से बनाएगी इसमें शहबाज गिल नहीं है। वो जो लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के जो बातें किया करते थे उनको हटाया गया साइड लाइन। लेकिन अब इस वक्त सवाल ये कि इन हालात में कोई बातचीत होगी? हम ना किसी सूरत में बातचीत नहीं होगी। बयान दे दिया गया है, इस तरह के बयान आते रहते हैं।
बैरिस्टर गौहर भी बात करते रहते हैं। और आपने देखा सर, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी आप समझते हैं हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट से बात चल रही है नहीं? क्योंकि इस तरह की कुछ खबरें भी हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे ये भी ज़ेर बहस है। देखिए हम ना कि खामोशी से काम हो रहा है ना, वो मेरी तलाश जो है या मेरी तलाश तो यह है कि बैरिस्टर गौहर जो है ना वो कुछ लोगों के कांटेक्ट में हैं एस्टैब्लिशमेंट के। अब एक बात जो बार बार कही गई थी कि जी एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट मेरी बात करवाई जाए, इमरान खान कहते थे, उन्होंने कह दिया कि जी किसी सूरत में होगी। एक दफ़ा से ज़्यादा DGISPR कह चुके हैं कि हमारा कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, आप सियासी लोगों से बात करें, हुकूमत वक्त से बात करें, वो आपके लिए कोई जो बात निकलेगी वहीं से आगे मामला जाएगा, तो वो तो तैयार ही नहीं है। अब सवाल ये कि ये क्या ज़रूरी है कि हर तरह के आप मुलाकात के बाद जब बाहर एक मैसेज आए वो इतना फ्रस्ट्रेटेड मैसेज हो जिससे लड़ाई और बढ़ जाए? अभी आपने देखा जब ये तोशाखाना 2 में जो सज़ा सुनाई गई है, अब जो हमारे रिपोर्टर बताते हैं उस वक्त तो बड़ी शदीद शॉर्ट ऑफ मावैन की गाली देने के वानी PTI ने सब कुछ किया। तो इन हालात में मुझे बताएं कि क्या कोई मफामत हो सकती है? मफामत के लिए ज़रूरत है कि साइलेंसिंग ऑफ द गन्स वो किसी तरीके से हो। ठीक है, हुकूमती सतह पे तो आप ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो इस तरह की बातें नहीं होती, निचले लेवल पे लोग बातें करते रहते हैं कि टिट फॉर टैट होगा, आप करेंगे। 9 मई किया आपने, आपको हमने जवाब दिया, आप 26 मई किया जवाब दिया, अब आप ऐसा करेंगे तो जवाब देंगे। लेकिन हुकूमत टॉप लेवल पे ऐसा नहीं हो रहा था। अब सवाल यह है कि जी क्या कोई सूरत हाल बन सकती है? तो देखें ना, जो इस वक्त तंजीम बनाई गई है वो तहफ़्फ़ुज़ आइन वाली, जिसको लीड कर रहे हैं आपने महमूद अचकज़ई साहब, वो भी तो इतने ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है ना। मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड नहीं आए, ठीक है, उन्होंने कह दिया है नए इलेक्शन होने चाहिए। मौलाना के तो अपने अहदाफ होते हैं ना कि किस वक्त किस तरह हासिल करने हैं मुश्किल वक्त में, जो भी मुश्किल नहीं। तो ये जो मौलाना साहब का अब वाला जो स्टेटमेंट है, ये आप समझते हैं कि बस ये एक रेलेवेंसी के लिए, अदरवाइज वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं या नहीं है? क्या आप समझ रहे हैं? या फिर वही कुछ इनके साथ तो नहीं तैयार। वो अपोजिशन की एक जो मुत्तहिदा प्लान बन रहा है, जो कहा जा रहा है कि जी हमने 8 फरवरी को पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, तहरीक चलाई जाएगी, आगे तक अगरचे इसमें अभी खासा टाइम है, उसमें तो अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। जमात इस्लामी ने भी उस तरह साथ नहीं आई है। अब सवाल यही है कि क्या PTI इतने लोगों को 20-30 हज़ार बंदों को लेके आ सकती है जिसको लीड करेंगे अचकज़ई साहब? लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, अगले दिन की पार्लिमानी पार्टी में जो लड़ाई हुई है हमना, वहाँ पे जो इख्तलाफात, एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है, एक दूसरे को कहा गया कि तुम नहीं चाहते कि जनाब लोगों को सड़कों पे लाया जाए, तुम्हारी नाकामी है। इवन सलमान अकबर राजा को भी नहीं छोड़ा। तो देखिए हम ना रास्ता तो तभी निकलेगा कि जब आप गिव एंड टेक करेंगे, कुछ थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे, थोड़ा सा हुकूमत पीछे हटेगी। एक बात तो अब ये मानती है ना कि जब इन हालात में जब आप सख्त बयान देंगे, यानी आप, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो आर्मी के इंस्टीट्यूशन और फील्ड मार्शल के बारे में बातें की जाती हैं, इन हालात में आप तवक्को करें कि आपको कोई रिलीफ देगा। आपका ये ख्याल है कि सख्त बातें करके हुकूमत डर जाएगी, अदारे डर जाएंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। वो गॉन ऑन द डेज, वो शुरू में था। और वो कहते हैं इट हर्ट्स ओनली वन टाइम। आपने इतनी सोशल मीडिया से गालियाँ दिलवा दी हैं कि अब वहाँ पे कोई असर नहीं है। वहाँ पे अब यही है कि जी ठीक है, अगर आपने ऐसा करना है तो फिर देख लें, हम आपको अच्छी तरह से देख लेंगे, और वो देख भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नुकसान सियासी तौर पे तो PTI का हो रहा है। यही बातें तो उनके लोग अपने उनको कह रहे हैं कि सियासी रवैया इख्तियार किया जाए। अब क्यों कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जब आएंगे रिहा होने के बाद 1-2 केसेस के बाद वो मिलेंगे फवाद चौधरी से, असद उमर से, शफकत महमूद, जो कुछ नए लोग इसमें आ गए हैं, वो बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। मौलवी महमूद साहब हैं, आपके इमरान इस्माइल हैं साबिक़ गवर्नर, तो शायद कोई बात बने। लेकिन सवाल ये है कि इसका मैंडेट कौन देगा? अचकज़ई साहब तो हमें आपको ये बताते हैं कि जी मैं जो भी तय कर लूँ हुकूमत के साथ मिल के, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बानी PTI इसको मानेंगे? बानी PTI तक एक्सेस है या आने वाले वक्तों में आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कोई ऐसी अरेंजमेंट बनाया जा रहा है कि इनकी मुलाकात करवाई जाए? ऑब्वियसली अगर बानी PTI की जानिब से नहीं कहा जाएगा कोई मफाहमत का रास्ता अपनाने को, तो फिर किस तरीके से ये जो मर्जी एफर्ट्स करते रहें? देखिए अब तो मफाहमत का रास्ता एज वी सीक इस वक्त तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। ना देखें, बावजूद इस बात के कुछ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से एक पैगाम शदीद दे दिया गया है मज़ामत। सड़कों पे आना है, टफ आपने टाइम देना है, लोगों को निकालना है। और चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब कह चुके हैं कफन बांध के जाएंगे और फिर हमारी लाशें आएंगी या हम आज़ादी हासिल करेंगे। मतलब आपने तो अपनी तरफ से सारी कश्तियाँ जला दी हैं। आपने तय कर लिया कि आपने अब कन्फ्रंटेशन जो है ना वो डायरेक्ट करनी है, और आपने 26 मई जो हुआ है, दोहराया गया है, उसको दोहराने की पोजीशन में है, वो ये करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने जो तय किया वो जो हमें पता चलता है कि इस दफ़ा तो अटक से इस पार नहीं आने दिया जाएगा। अब देखें ना क्या होगा, टकराव होगा, नुकसान होगा, लाशें गिरेंगी।
आप देख लें, आप जिस तरीके से सिक्योरिटी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनकी जाने जाएंगी। दूसरी तरफ यानी एक और 26 नवंबर टाइप तो बेहतरीन रास्ता रिपीट हो सकती है। तो हम ना देखें ना, बेहतरीन रास्ता यही है ना कि आप बैठ के बात करें। बैठ के बात करने के लिए जब अचकज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और इनके साथ अब शामिल हैं जो पहले से बैरिस्टर गौर साहब भी और बाकी पार्टी के लोग संजीदा हल्के, तो यही कह रहे हैं कि जी ये तरीका जो आपने अडॉप्ट किया है कि आप जो एक दफ़ा आपको याद है मरीम नवाज़ ने भी कहा था कि जी मज़ामत करेंगे तो मुफाहमत निकलेगी, अब यही बात कर रहे हैं कि मज़ामत करेंगे तो मुफाहमत निकलेगी। अभी तक तो 2 साल होने वाले हैं, फरवरी के इलेक्शन के बाद अगले माह 2 महीने के बाद आप देख लेंगे, तो वो तो नहीं निकली। तो फिर होना क्या चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करें कि कहाँ गलती हुई है, और आपके जो संजीदा हल्के जो आपको बात कह रहे हैं आप उनकी बात सुन लें। लेकिन कहा जाता है कि वन मैन शो है ना, वो रॉक स्टार के तौर पे ऑपरेट करते हैं और वो फ़ैन फॉलोइंग उनकी जिस तरह की है फ़ैन क्लब के तौर पे, वो किसी की बात नहीं सुनते। और नहीं, जब आप बात सुनेंगे किसी की, आप मशवरे को आप नहीं मानेंगे और कहेंगे कि मेरी बात सुनी जाए, और उनकी बात तो एक ही है, जो मैसेज आता है कि जी मुझे निकालें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, मेरा मैंडेट वापस कर दें। तो ऐसा नहीं होता, गलत हुआ है, सही होता। पावर पॉलिटिक्स में आमना ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जब आप फंस जाएं, वो कहते हैं ना कि आपका हाथ बड़े पत्थर के नीचे आ जाए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हाथ निकालें, तेज़ी से निकालेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इस वक्त रिसीविंग एंड में तो मुझे लगता है पीटीआई उसकी लीडरशिप है। अगर ये सूरत हाल को नॉर्मल नहीं करते, हुकूमत के लिए भी परेशानी है, अदारों के लिए भी परेशानी है कि लड़ाई लंबी होती है, तो उनको अंदाज़ा है कि इसका नुकसान ही होना है। लेकिन जब आप फैसला करना है कि आपने गाली देनी है, तो आपकी जो मईशत है वो भी हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी और मईशत के जो इश्यूज हैं, जी वो भी मईशत भी सफ़र करती है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक ये अमन अमान कायम नहीं होता, ये सियासी दर्जा रात नीचे नहीं आता, बिल्कुल गवर्नमेंट को भी अपने एंड से कुछ ना कुछ इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि मामला जो है वो ठंडे हों, ताकि वो उस तरीके से परफॉर्म भी करें, फिर मुआशी सूरत हाल पर भी फोकस्ड रहें। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर खबर और तजिया दिया। साथ ही रहिएगा, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद एक और स्टोरी है उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे नेशनल एयरलाइन जिसकी अल्लाह अल्लाह करके आज प्राइवेटाइजेशन फाइनली हो गई। एक फैसला कुन दिन रहा जिसके नताइज पर सबकी नज़रें जमी रहीं। 75% शेयर्स की फ़रोख्त के अमल में फौजी फाउंडेशन की दस्तबरदारी के बाद सिर्फ 3 बोली दहिंदगान मैदान में रह गए। पहले मरहले में बोलियां जमा कराई गई। लकी कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी के लिए सबसे पहले बोली जमा कराई। एयर ब्लू ने दूसरे नंबर पर, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने तीसरे नंबर पर नेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के लिए अपनी जो बिडिंग थी वो जमा कराई। निजकारी कमीशन के मुताबिक फ़रोख्त से हासिल रकम का 92.5% PIA में दोबारा सरमायाकारी और 7.5% हुकूमत को मिलेगा। एयरलाइन इस वक्त 11 अरब रुपये खालिस मुनाफा और 30 अरब रुपये इक्विटी रिपोर्ट कर चुकी है। 34 तैयारों में से नाजरीन सिर्फ 18 ऑपरेशनल हैं, जिन्हें 3 से 4 साल में दुगना करने का मंसूबा है। 26 बिलियन रुपए के वाजिबात 5 साल में अदा किए जाएंगे, जबकि अफरादी क़ुव्वत 11,500 से कम होकर 6,500 रह गई। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन का मरहला है, इसके बाद जो बायर हैं उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और बाकी जो मामलात हैं उन पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ हनीफ गौहर साहब इकोनॉमी एंड बिजनेस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, आज के प्राइवेटाइजेशन के सारे प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि जो फौजी फाउंडेशन है इसका निकल जाना, ये सारे प्रोसेस पे किस हद तक आपको लगता है कि इसने इफेक्ट किया? देखिए, हम ना 2-3 चीज़ें बनी। आपने देखा ओरिजिनली 4 बिडर थे, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो निकल गए हैं, और उसके बाद फिर आपने देखा लकी सीमेंट है, आरिफ हबीब और फिर एयर ब्लू है। तो अब तला तो यही है कि जो कहा गया है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र वालों ने कहा है कि जो जीतेगा हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। और ये जो कहा जाता है कि ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो जिसको कहना चाहिए बैकग्राउंड में, इसमें यही है कि वो कह रहे हैं कि जी लकी सीमेंट वाले जीत जाएंगे तो ठीक है, हम उनके साथ शामिल हो जाएंगे। और आरिफ हबीब ग्रुप ने भी उनको कहा है कि जी गो दे दिया कि ऐसे ही कर लेंगे। ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि आरिफ हबीब ग्रुप में, क्योंकि बड़ा ग्रुप है और इसमें आपने देखा कि फातिमा फर्टिलाइज़र वाले भी हैं, सिटी स्कूल वाले भी हैं, तो इनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो कुछ हुआ दिन में, जो कुछ हुआ आपने देखा किस तरह डिले हुआ दिन में। ये 4:30 बजे 3:30 बजे होनी थी निजकारी इसका अपना, और आपने देखा ये 4:30 तक इसको चली गई, और आपने देखा बिड्स जमा करा दी गई थी। फिर हमारी तलात ये है कि
प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने तो रेफरेंस प्राइस मुकर्रर कर दी थी और फिर भेजी गई इसको CCO के पास, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, जिसको हेड किया इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। वहाँ पे जो है ना देर सवेर हुई कि जी रेफरेंस प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। लास्ट टाइम आपको याद होगा $85 बिलियन की थी, 85 बिलियन रुपीज़ की, 10 बिलियन उसकी बिड आई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था और फिर तीसरी मरतबा आज यही फैसला किया गया कि नए सिरे से इसकी निचकारी होगी। अभी देखें सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ बदली है आमना, अब देखें हालात ऐसे हैं कि अब आसानी के साथ मेरा ख्याल है नए प्लेयर इसमें आएंगे। लेकिन ना एक तो सबसे बड़ी बात थी कि जिसकी वजह से PIA निचकारी नहीं हो रही थी वो थी इसकी लाइबिलिटीज़, वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ है, उसके लिए PI होल्डिंग कंपनी बना दी गई। वो सारा का सारा लाइबिलिटी और लोन जो है ना वो वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अगर तो कुछ लोन ऐसे जा रहा है जो डिटैच नहीं हो सकते होल्डिंग कंपनी में, तो शायद वो बात में इस पर बात होगी। अब असल सवाल तो यही है कि जी इस वक्त 25 आपके जहाज़ हैं, जिसमें से 34 जहाज़ हैं, 18 ऑपरेशन है इस वक्त। इसको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इस अदारे को PI को कैसे वायबल बनाया जाएगा। पहले आपने देखा इसमें टर्किश एयरलाइन का भी बड़ा एक मूड था, वो भी आना चाह रहे थे, लेकिन अब इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रुप आ गए हैं। अब लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी और अच्छी बात तो यही है कि हुकूमत ने जो पैसा पहले प्राइवेटाइजेशन की मद में आता था, वो कहा जाता था कि जी गुर्बत के ख़ात्मे के लिए खर्च किया जाएगा, वो तो नहीं होता था, वो बजट खसारे के लिए खर्च होता रहा। अब यह है कि आज जो 75% जिसकी आपने देखा है शेयर जो बेचने हैं, उसमें से आपने देख लें कि 92.5% जो है ना वो स्टेट अवे चले जाएंगे नई कंपनी को और 7.5% जो है ना शेयर हुकूमत रखेगी। बाद में जो 25% रह जाएंगे शेयर, उनकी वो मुख्तलिफ हालात देखने के बाद उसका फ़ैसला किया जाएगा। तो जनरली इसको तो इस तरह हम ना देख सकते हैं कि आज की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है ये एक रास्ता इसने खोल दिया है या हमारी अगली जो प्राइवेटाइजेशन बड़ी बड़ी होनी है, स्टील मिल है, वापडा है और हमारे 80 के करीब लॉस मेकिंग यूनिट है इसमें, तो वो आपने देखा एक मुद्दत से एक इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही थी। अभी रो पीट के थोड़ा सा पहले आपने देखा फर्स्ट वुमन बैंक, वो भी एक बाहर की पार्टी ने ख़रीदा है, उनकी तरफ चला गया था। तो अब लगता है कि इसके बाद, क्योंकि इसमें हम देख लें रेजिस्टेंस बहुत आई थी, ब्यूरोक्रेसी ने बहुत रेजिस्ट किया, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, PMLN के कुछ लोग चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे। अब बड़े वाज़ेह तौर पे अंदर से ख़बरें आई हैं कि फील्ड मार्शल का बहुत ज़्यादा दबाव भी था और इनका कहना भी था हुकूमत को, कभी इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो है ना ये बोझ खसारों का ख़त्म करे। देखें ना 900 से 1000 रुपये सालाना ब्लीडिंग इस होती है हमारे अदारों की, तो वो कहते थे इसको स्टेट कॉरपोरेशन की इसको ख़त्म किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये अगर दबाव SIFC का रहेगा और ये मेरा ख्याल है सरमायाकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं इंसेंटिव होगा कि जी अब इसमें ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगी। लोग कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, अब पीपल्स पार्टी के ज़माने में हमें पता है, अपना PMLN के ज़माने में जिस तरह कुछ यूनिट प्राइवेटाइज हुए थे, किनको दिए गए थे। मियां मंशा साहब को MCB बैंक दिया गया, नवाशी साहब ने दिया था, सबको पता है। और यार है जितनी उनकी कीमत होनी चाहिए नहीं दिया गया। वो तो यूनाइटेड बैंक भी देना चाहते थे, बाद में बड़ा शोर हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, फिर नहीं दिया गया उनको। तो ये औने पौने दामों में चीज़ें बेची भी गई हैं। लेकिन बहरहाल अब अच्छी बात है कि दुनिया इंटरेस्ट कर रही है, देख रही है कि सरमायाकारी होगी इस PIA की निचकारी के बाद, नए लोग इसमें आएंगे और ये बहुत अरसे जो हम सुन रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरा ख्याल है हमारे स्टेट कॉरपोरेशन के अदारों में आएगी, तो मेरा ख्याल है हमारी इकॉनमी का पहिया जो बेहतर होगा, हुकूमत खसारों से बचेगी। जी हनीफ साहब, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ इनकी प्राइवेटाइजेशन, इसके हवाले से मैं आपका भी कॉमेंट चाहूँगी। जब ये प्राइवेटाइजेशन होती है तो ऑब्वियसली इस पर बड़े सवालात भी उठते हैं, बड़े मामलात भी उठते हैं कि भाई हम इस नहज तक कैसे पहुँचे कि अब हमें इनको भी प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा, गिना चुना हमारे पास रह क्या गया है। दूसरा ये कि अब जो बायर है उसके लिए किस हद तक रीस्ट्रक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट दरकार होगी और एक्सपेक्टेशंस हमें क्या रखनी चाहिए कि ये प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन सकती है और कब तक? शुक्रिया। आप देखें, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सबसे खुशाइन बात इसमें अगर 3 ग्रुप जो वीप ग्रुप जिसमें करीम रेड्डी साहब हो गए और इन तमाम लोगों का जो ये ग्रुप है और इसी तरह से टब्बा साहब का जो ग्रुप है, और सरप्राइजिंगली जो है तो आप ये देखें कि जिनका ये प्रोफेशन है, जो एयर ब्लू है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान की सबसे पुरानी प्राइवेट एयरलाइन है, उन्होंने भी इसके अंदर बिट डाली है। और हम समझते हैं ये हाल से कि सबसे पहले तो हम जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं
और हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये खसारे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट का काम है वो रेगुलेशन का काम है, रेगुलेट करने का काम है। अब अच्छा है कि कम से कम चलें, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया कि हम जो है तो जो खसारे के इदारे हैं उनको हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ PIA, जैसे मेरे कुलीग ने कहा कि हमें स्टील मिल के लिए भी सोचना चाहिए, और इसी से रिलेटेड तकरीबन जो 60-70 इदारे हैं उन इदारों को भी हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ताकि हमारे मुल्क के ऊपर से ये बोझ खत्म हो सके और खसारा खत्म हो। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर लोग जब सरकारी मुलाजमत में आते हैं तो वो जो है तो प्रॉब्लम ये है कि वो काम नहीं करना चाहते और शायद उनसे उस किस्म का काम लिया नहीं जा सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर में जब आप आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में फिर आपकी मजबूरी होती है कि फिर आप जब सेट्स के सामने आप काम नहीं करते तो यकीनन वो टर्मिनेशन लेटर आप हर वक्त आपके लिए तैयार होता है और 1 महीने के नोटिस पर आप टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको डिलीवर करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो मुझे तो आज की जो ये बिडिंग है, मुझे सबसे पहले तो मैं इसकी अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और अपने पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, अब आप देखें कि इसमें बिजनेस कम्युनिटी ने अपना पार्ट लिया है और अपना हिस्सा लिया है, और ये काम ही बिजनेस कम्युनिटी का करने का। गवर्नमेंट का काम है ही नहीं बिजनेस करना, तो गवर्नमेंट को करना ही नहीं चाहिए बिजनेस। इसी किस्म के तमाम बिजनेसेस जो है तो प्राइवेटाइज करने चाहिए। तो मुझे तो ये सरप्राइजली नजर आ रहा है कि हम सबसे छोटा प्लेयर जो है एयर ब्लू को समझ रहे हैं, लेकिन एयर ब्लू जो है यकीनन अगर वो यहाँ तक बिड में आया है तो जितना एक्सपीरियंस एयर ब्लू का है, अगर हम उसमें शायद काकान अब्बासी साहब को देखें और बाकी उनके जो कुलीग हैं चौधरी साहब जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, और जिस अंदाज में एयर ब्लू का उन्होंने ब्रांड डेवलप किया, बनाया, और खुदा ना खास्ता जो क्रैश हुआ था उनका एक जहाज, उसके बाद भी एयर ब्लू मार्केट पे रहा और एयर ब्लू ने अपना नाम खराब नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि अभी जब एयर ब्लू शायद कोई सरप्राइज दे दे इसके अंदर। ये हुकूमत ने जो फैसला किया है कि एक आपने देखना है कि ये 11,000 मुलाजमीन से कम होकर 6,500 मुलाजमीन रह गए और 1 साल के लिए ये इन मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। पहले बहुत रजिस्ट किया था जो कंपनियां पहले इसमें आना चाहती थी। दूसरा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पिछली दफ़ा एक डिसइंसेंटिव था कि जी हुकूमत ने कहा था $500 मिलियन जो है ना, $500 मिलियन जो है ना वो नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा इसमें, तो लोग उस वजह से भी भाग गए थे। अब इस तरह की कोई शर्त नहीं है, तो आपको लगता है कि ये इंसेंटिव बहुत बड़ा है। अब जो नया बायर है वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, खुले दिल से करेगा, नए जहाज़ आएंगे, हालत ठीक होगी इसकी PIA की। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एम्प्लॉइज वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर शायद अभी कंटिन्यू करेगा, इस प्राइवेटाइजेशन के बाद भी शायद वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि PIA को आपको पता है कि PIA के अंदर बहुत ज़्यादा सियासी मुदाखलत है, और PIA आज अगर तबाह हुआ है तो सियासी मुदाखलत की वजह से ही तबाह हुआ था। हालांकि PIA ने ही दूसरे बहुत सारी एयरलाइनें बनाई, लेकिन PIA को तबाह नहीं होना चाहिए था। PIA हमारा फ़ख्र था और PIA हमारा फ़ख्र है क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हकीकतन ये तमाम की तमाम सियासी मुदाखलत ना हो और उन लोगों को ये कहा जाए कि नहीं कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, और हमें जो है तो इन लोगों को भी समझाया जाए जितने लोग यूनियन के अंदर हैं। असल में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल की एयरलाइन की जो यूनियन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा यूनियन खड़ी हुई और उन्होंने कोई इश्यूज क्रिएट करना शुरू हुए, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि शायद जाकर ये जो प्राइवेट लोग हैं शायद उनके लिए कोई इशू क्रिएट हो। हालांकि नहीं होना चाहिए, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद एयरलाइन का चेयरमैन हूँ, मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर खुदा ना खासा इस किस्म की कोई सिचुएशन बनी तो फिर हुकूमत को दूसरे अंदाज में जो तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हनीफ कोहर साहब, आपके टाइम का भी और एहतशाम साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे उस खबर की जो खबर नहीं बल्कि जुल्म की एक दास्तान है, बेबसी की एक चीख है जो पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की गलियों, थानों और मुआशरे के ज़मीन पर दस्तक दे रही है। खबर नाज़रीन ये है कि लाहौर ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जिनसी जराइम ने मुआशरे को झंझोड़ के रख दिया है। सिर्फ 2025 में लाहौर के मुख्तलिफ थानों में ख़वातीन से ज़्यादती के 591 मुकदमात दर्ज हुए। शर्मनाक बात यह है कि इनमें 40 मुकदमात इज्तिमाई ज़्यादती जैसे इंसानियत सोज जराइम के हैं। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक थाना सदर और मॉडल टाउन में सबसे ज़्यादा 142 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कैंट डिवीज़न में 132, इकबाल टाउन में 65, सिविल लाइंस में 60 और सिटी में रेप के 50 केसेस दर्ज हुए। इज्तिमाई ज़्यादती के 11 मुकदमात सदर, 9 कैंट और 7 मॉडल टाउन और इकबाल टाउन में सामने आए हैं।
ये वाक़यात वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। शर्म, डर और खौफ की वजह से कितने केसेस दबे रह गए हैं, इसका कुछ मालूम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ख़वातीन को अपनी रेड लाइन करार देती हैं, लेकिन पंजाब के दारुल हुकूमत में ये अदादोशुमार उनके लिए एक सवालिया निशान है, उनकी परफॉर्मेंस के लिए एक सवालिया निशान है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, टूटती जिंदगियां और खामोश चीखें हैं। सवाल यह है कि क्या रियासत, कानून और मुआशरा मिलकर ख़वातीन को वाकई महफूज बना पाएगा, और इसमें हमारे मर्द कितना बड़ा किरदार है, वो किस तरीके से हमारी ख़वातीन को महफूज बना सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। क्योंकि हम हर बार हुकूमतों पर सवालात उठाने की बजाय अपने किरदार को भी देखें। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।